दोस्तों, आज मुंशी प्रेमचंद जी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी जिसका नाम है सवा सेर गेहूँ। तो आज हम इसके सारांश की चर्चा करेंगे। ये कहानी कई प्रतियोगी परीक्षाओं के सिलेबस में आपको देखने को मिल जाएगा, तो इसके बारे में जानना आवश्यक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सवा सेर गेहूँ, ये कहानी एक सत्य घटना पर आधारित है। इसमें उन्होंने ऐसे महात्मा के बारे में बताया जो खानदानी रईसों के महलों में पूजा पाठ, उनकी हवादार गाड़ियों में देवस्थान भ्रमण और 56 भोग का स्वाद ग्रहण करते हैं, और वे यदि किसी गरीब की कुटिया पर पहुंच जाएं तो उस गरीब का क्या हश्र होता है। तो यहाँ पे मुंशी प्रेमचंद जो हैं वो भारतीय कृषक किस प्रकार से जीवन जीता था ये बताया गया है। तो यहाँ पे सबसे पहले इस कहानी में एक महात्मा के बारे में बताया जाता है जो बहुत ही बड़े महात्मा थे, और अक्सर जो है वो खानदानी अमीर के महलों में पूजा पाठ करने जाते थे, उनके हवादार गाड़ियों में घूमते थे। परंतु जब ये महात्मा किसी गरीब के घर जाते थे तो उस गरीब का क्या हाल होता होगा, ये यहाँ पे मुंशी प्रेमचंद जी ने बताया है। शंकर एक सीधा साधा गरीब, दुनिया के छल प्रपंच से दूर, इतना संतोषी, कभी कभी तो पानी पीकर और राम का नाम लेकर सो जाता। और एक शाम ऐसे ही महात्मा उसके द्वार पर पधारे। तो इस कहानी में जो मुख्य पात्र है उसका नाम है शंकर। तो जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि मुंशी प्रेमचंद के जितने भी रचनाएं हैं, चाहे वो उपन्यास हो, नाटक हो, कहानी हो, तो इनके जो रचनाओं में पात्रों के बारे में जो कहा जाता है या जो पात्रों के नाम हैं, ये ज़्यादातर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। जैसे शंकर, बुधिया, होरी, गोबर, ये सभी जो हैं ये बहुत ही प्रसिद्ध पात्रों के नाम हैं और हिंदी साहित्य में इनका बहुत बड़ा नाम है। तो यहाँ से कई प्रश्न पूछा जाता है। तो इस कहानी में जो मुख्य पात्र है उसका नाम है शंकर। शंकर एक सीधा साधा गरीब और बिल्कुल छल प्रपंच से दूर और बहुत ही मासूम व्यक्ति है। और ऐसे गरीब के घर वो महात्मा जो हैं एक दिन आते हैं। घर में केवल जौ का आटा, जो उन्हें कैसे खिलाता, सो थोड़ा सा आटा उधार लेने की आस में गांव में निकल पड़ा। आटा तो नहीं मिला, किंतु राह में विप्र जी मिल गए, जिनको साल में 2 बार खलिहानी दिया करता था। तो इस कहानी में जो दूसरा पात्र है उसका नाम है विप्र। विप्र जो है बहुत ही चालाक और लालची किस्म का व्यक्ति है। और यहाँ पर मुंशी प्रेमचंद जी ये बताते हैं कि अंत में किस प्रकार विप्र जो है वो शंकर को इस्तेमाल करता है, उसके सारे धन संपत्ति को जो है वो अपने कब्जे में ले लेता है, और अंत में जो है शंकर विप्र जी का गुलाम बन जाता है। सो उन्हीं से सवा सेर गेहूँ उधार ले लिया। घर आकर स्त्री से आटा पिसवाकर महात्मा जी को भोजन कराया। महात्मा जी भी रात्रि विश्राम कर सुबह चले गए, और फिर से सवा सेर गेहूं के बदले शंकर का क्या हश्र हुआ। तो यहाँ पर जो है शंकर विप्र जी से सवा सेर गेहूं उधार लेता है और उस आटा को पिसवाकर महात्मा जी को भोजन देता है। महात्मा जी भोजन करते हैं और उसी के घर रात को विश्राम करते हैं और सुबह जो है चल पड़ते हैं। परंतु उनके जाने के बाद शंकर को ये चिंता होती है कि अब वो विप्र जी के सवा सेर गेहूं की उधारी कैसे चुकाए। और यहाँ पे ये मुंशी प्रेमचंद बताते हैं कि किस प्रकार से एक गरीब और एक बहुत ही भोले भाले व्यक्ति के साथ किस प्रकार से अन्याय होता है, ये यहाँ पर इस कहानी में उल्लेख किया गया है। और कहानी शुरू होती है। महात्मा जी के जाने के बाद शंकर ने सोचा, सवा सेर गेहूँ विप्र जी को क्या दूँ, खलिहानी देते समय पंसेरी बदले से ऊपर कुछ दे दूंगा, और उस पंसेरी के 1.5 पसेरी गेहूँ विप्र जी को दे
भी दिए और अपने आप को ऋण से मुक्त समझकर शंकर ने कोई चर्चा न की और न ही विप्र जी ने भी मांगा। किंतु शंकर को क्या पता था कि उस गेहूं को चुकाने के लिए उसे दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो शंकर है वो बहुत भारी मात्रा में विप्र जी से उधार लेता है। तो अब वो इसी चिंता में है किस प्रकार से वो इस कर्ज को उतारे। परंतु यहाँ पे विप्र जो है वो बहुत चालाक होता है और वो किस तरह से जो है अपने जाल में उसको फंसाता है शंकर को, यहाँ पे बताया गया है। 7 साल बाद अचानक विप्र जी शंकर को राह में रोक कर कहा, तेरे 5.5 मन गेहूं उधार हैं। उन्होंने किस प्रकार भोले भाले शंकर को कर्मकांड संबंधी बातों में उलझा कर डरा दिया कि तुम्हें नरक में जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो है 7 साल बाद अचानक विप्र जी शंकर से मिलते हैं और उसे कहते हैं कि तुमने जो 1.25 सेर गेहूँ लिया था उसका तुम्हें ब्याज देना पड़ेगा और वो है 5.5 मन गेहूँ। जब ये बात शंकर सुनता है तो उसके पैरों तले से जो है ज़मीन खिसक जाती है, क्योंकि वो ये सोचता है कि उसने सारा कर्ज जो है वो चुका दिया है, परंतु ऐसा नहीं होता। विप्र जो है बहुत ही चालाक और लालची किस्म का व्यक्ति है, वो इतनी आसानी से शंकर को नहीं छोड़ेगा और उस गेहूं के 60 रुपये दाम लगाकर उसके दस्तावेज बनाए गए। 3 रुपये सैकड़े सूद भी लिखा गया। शंकर ने साल भर एक समय भोजन किया। रात को रोटियां केवल पुत्र के लिए ही बचाई जाती। पूरे 1 साल में 60 रुपये भी जमा हो गए, किंतु 15 रुपये ब्याज। तो आखिरकार हार मानकर जब शंकर को लगा कि अब उधार चुकाना पड़ेगा, तो अंत में जो है वो सिर्फ 1 समय का खाना खाता है, बाकी रोटियां जो है वो अपने पुत्र के लिए बचाता है। ऐसे करके 1 साल में उसके 60 रुपये जमा हो जाते हैं, किंतु 15 रुपये ब्याज भी लग जाता है। तो यहाँ पे ये बताना चाहते हैं कि एक तो वो 60 रुपये जमा करता है विप्र जी को लौटाने के लिए, परंतु इसके लिए उसको 15 रुपये ब्याज भी चुकाना पड़ेगा। तो यहाँ पर और उसे 15 रुपये चुकाना पड़ेगा, जो बहुत ही मुश्किल है उसके लिए। शंकर ने सोचा इतना तो विप्र जी माफ़ कर देंगे, किंतु विप्र जी कहाँ मानने वाले थे और अब शंकर का सारा संयम निराशा में बदल गया। तो यहाँ पर शंकर ये सोचता है कि विप्र जी जो हैं वो बहुत ही दयालु और इतना तो वो माफ़ कर देंगे, परंतु विप्र एक बहुत ही चालाक और बहुत ही लालची किस्म का व्यक्ति है, वो इतना भी नहीं छोड़ता और आखिरकार जो है शंकर का सारा जो विश्वास होता है, उसका जो भरोसा होता है, वो निराशा में बदल जाता है। मुंशी प्रेमचंद जी ने कितना सटीक कहा है कि आशा ही उत्साह की जननी है, आशा में तेज है, बल है, जीवन है। शंकर को तो अब मेहनत से ही चिढ़ हो गई। आखिर कपड़ों में भी चकतियों के लगने की भी सीमा होती है। वह नशे की ओर उन्मुख हो गया। विप्र जी भी आज के साहूकार जैसे चतुर शिकारी। 3 साल तक कोई तकाजा नहीं किया और एक दिन अचानक शंकर को बुलाया, 60 रुपये गेहूं वाले दस्तावेज दिखाए। तो यहाँ पर जो है मुंशी प्रेमचंद जी बताते हैं कि विप्र जो है किस प्रकार से चालाकी से शंकर से जो है दस्तावेज में हस्ताक्षर करा देता है कि उसको जो है अभी 60 रुपये उधारी चुकानी है। तो यहाँ पर ये बताते हैं कि किस प्रकार से उस ज़माने में जो साहूकार होते थे वो किस प्रकार से एक चतुर शिकारी के जैसे कार्य करते थे, किस प्रकार से जो गरीब और जो भोले भाले व्यक्ति होते थे उनको कर्मकांड और डरा धमका कर फंसा देते थे। ये यहाँ पर बताया गया है, जो उसके कटने के बाद भी अब बढ़कर 120 के हो गए और आज फिर शंकर जीवन भर का गुलाम बन गया। तो आखिरकार शंकर ये समझ जाता है कि वो विप्र जी का उधार जो है कभी नहीं चुका पाएगा।
आखिरकार उसका जो ब्याज है वो बढ़कर 120 रुपये हो जाता है और आखिर में जो है वो विप्र जी का गुलाम बन जाता है। उसने जीवन भरती गुलामी स्वीकार कर ली। विप्र जी ने कहा कि आज से तू और तेरे बाद तेरा बेटा। 20 वर्षों की गुलामी के बाद शंकर ने संसार से विदा ली। तो यहाँ पे जो विप्र है वो एक तो शंकर को अपना गुलाम बनाता है, परंतु उसके बाद उसका जो पुत्र है वो भी विप्र जी का गुलाम बनेगा, ये उन्होंने कह दिया। किंतु 120 तो अभी भी उसके सिर पर सवार थे और आज अब विप्र जी ने उसके बेटे की गर्दन पकड़ ली। तो यहाँ पर यह बताया गया है कि शंकर के बाद आखिरकार विप्र जी ने शंकर के बेटे को भी अपना गुलाम बना दिया। तो यहाँ पर जो है मुंशी प्रेमचंद ये बताते हैं कि उस जमाने में किस प्रकार से जो है भोले भाले गरीब लोगों के साथ ये जो साहूकार होते थे किस प्रकार से उनका शोषण करते थे, अन्याय करते थे, अत्याचार करते थे, ये जो है उल्लेख किया है मुंशी प्रेमचंद ने अपने कहानी में।